नमस्कार, मैं हूं हर्ष वोरा और इस हफ्ते के एपिसोड में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखेंगे और उनके इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। अब आप में से कुछ लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट करके मुझे बताया है कि इन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के सोर्सेज क्या है और आप कैसे इन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को रिसर्च कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं एवरी मंथ। तो इस वीडियो में हम कुछ अलग करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डेटा दिखाऊंगा और इन डेटा के सोर्सेज क्या है, कौन रिलीज करता है इन डेटा को और कैसे आप इन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को खुद ट्रैक कर सकते हैं, ये हम जानेंगे, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं सबसे पहले ऑटो सेल्स डेटा से। अब इंडिया में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है जो हर महीने डीलरशिप्स यानी डीलर्स कितने ऑटोमोबाइल्स एवरी मंथ सेल कर रहे हैं उसका डेटा वो रिलीज करते हैं एवरी मंथ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास कैटेगरी वाइज डेटा है जो पिछले हफ्ते रिलीज हुआ अक्टूबर महीने का। हमारे पास 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स का डेटा है, पैसेंजर व्हीकल्स का डेटा है, ट्रैक्टर्स का डेटा है, कमर्शियल व्हीकल्स का डेटा है। और कुल मिला के स्टोरी ये है कि अक्टूबर महीने में ऑटोमोबाइल का सेल्स बहुत शार्पली बढ़ा है। इसके रीजंस कुछ ऑब्वियस है, जैसे दिवाली और नवरात्रि का सीजन था, फेस्टिवल्स थी। कुछ नॉट सो ऑब्वियस रीजंस भी है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेटा से। तो 2 व्हीलर का सेल आप देखो, वो अक्टूबर महीने में ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, यानी कि अक्टूबर 2023 से कंपेयर करें तो अक्टूबर 2024 में ऑलमोस्ट 36% से बढ़ा है 2 व्हीलर का सेल्स। 3 व्हीलर का सेल्स ऑलमोस्ट 11% से बढ़ा है। पैसेंजर व्हीकल्स का ऑलमोस्ट 32% से बढ़ा है। एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स अगस्त महीने में 4.5% से गिरा था एंड सितंबर 2024 में ऑलमोस्ट 19% से गिरा था और उसके बाद अक्टूबर 24 में ईयर ऑन ईयर 32% बढ़ा है। तो ये बहुत शार्प ग्रोथ है। उसके अलावा अगर हम ट्रैक्टर्स देखें तो ट्रैक्टर सेल्स तो जुलाई में भी गिरे थे ऑलमोस्ट 12% से, अगस्त में भी नेगेटिव थे ऑलमोस्ट 11% से, सितंबर में शार्पली बढ़े थे ऑलमोस्ट 15% से एंड देन अक्टूबर में भी बढ़ा है लेकिन मॉडेस्ट ग्रोथ है और सिर्फ ऑलमोस्ट 3%, राइट। एंड देन वी हैव कमर्शियल व्हीकल सेल्स। कमर्शियल व्हीकल्स का सेल्स आप देखो तो वो भी उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी पिछले कुछ महीनों में। कमर्शियल व्हीकल सेल्स 6% से गिरे थे अगस्त में, देन 10% से गिरे थे सितंबर में एंड देन अक्टूबर में 6% का ग्रोथ हुआ है सेल्स में। तो कुल मिला के सारी कैटेगरीज जो है 2 व्हीलर सेल्स, 3 व्हीलर सेल्स, पैसेंजर व्हीकल सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स, कमर्शियल व्हीकल सेल्स, ये सारे अक्टूबर में बढ़े हैं एंड टोटल अगर हम देखें व्हीकल्स का सेल्स तो 32% से बढ़ा है। अब 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेल्स क्यों बढ़े हैं? इनफैक्ट 3 व्हीलर को भी हम इसमें काउंट कर देते हैं। 2 व्हीलर सेल्स, 3 व्हीलर सेल्स और पैसेंजर व्हीकल सेल्स क्यों बढ़े हैं अक्टूबर में? इसका रीज़न एक तो ये है कि पिछले साल अगर आप देखो तो दिवाली लेट से आई थी। धनतेरस पिछले साल 10 नवंबर को था, इस साल 31 अक्टूबर को था। तो दिवाली इस साल अर्ली आई है, अक्टूबर महीने में आई है और उसके साथ साथ नवरात्रि भी अक्टूबर महीने में थी इस बार। और फाडा के हिसाब से डीलर्स का मानना ये है कि ऑलमोस्ट 35 to 40% जो ऑटोमोबाइल के सेल्स होता है एनुअली, वो सिर्फ दिवाली और नवरात्रि में होता है। माने ये जो सीज़न है फेस्टिवल सीज़न, उसमें 35 to 40% सेल्स, एनुअल सेल्स पूरा इन 2 फेस्टिवल्स में होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है एंड डीलर्स जो है वो इन फेस्टिवल्स पे बहुत डिपेंड रहते हैं सेल्स के लिए। ये एक ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन उसके साथ सेकेंड रीज़न ये भी है कि रूरल एरियाज़ में इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है बिकॉज मानसून काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस बार। लेकिन मानसून के साथ साथ गवर्नमेंट ने राबी क्रॉप्स जो है, राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं कि जो मानसून के बाद यानी कि बारिश के बाद बोए जाते हैं, मानो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीनों में बोए जाते हैं और स्प्रिंग यानी कि मार्च, अप्रैल और मई में उनका हार्वेस्ट होता है। ये क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। ये डेटा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली राबी क्रॉप्स जो है, और ये क्रॉप्स कौन से हैं? राबी में जैसे वीट है या फिर बार्ली है, ग्राम है, लेंटिन यानी कि मसूर दाल है, राइट। ये सारे जो क्रॉप्स है ये राबी क्रॉप्स में आते हैं और इन क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस
गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है कि जो गवर्नमेंट फार्मर्स को पे करती है उनसे ये क्रॉप्स खरीदने के लिए। गवर्नमेंट कहाँ से खरीदती है? गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके थ्रू फार्मर्स से क्रॉप्स खरीदती है। तो गवर्नमेंट फार्मर्स को कितना पे करेगी? वेल, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि मार्च अप्रैल के बाद जब हार्वेस्ट होगा और गवर्नमेंट फार्मर्स से ये क्रॉप्स खरीदेगी तो उन क्रॉप्स पे ये सारे प्राइजेस पे करेगी गवर्नमेंट फार्मर्स को। अब लास्ट ईयर ये प्राइजेस जो थे उनकी कंपैरिजन से इस साल ऑलमोस्ट आप देखो यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया हुआ है। इंक्रीज इन एमएसपी जो है, जैसे वीट पे 150 रुपये बढ़ाया है, बार्ली पे 130 रुपये बढ़ाया है, ग्राम पे 210, लेंटिल पे 275, इस तरह एमएसपी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। तो इस वजह से फार्मर्स के जो एक्सपेक्टेशन है इनकम के वो बढ़ गए हैं और इस वजह से रूरल एरियाज में टू व्हीलर सेल्स है या पैसेंजर व्हीकल सेल्स है, इवन ट्रैक्टर सेल्स जो पिछले कुछ महीनों से गिर रहे थे वो इस बार बढ़े हैं। तो अगेन अगर मैं रिपीट कर दूं तो अक्टूबर में दिवाली नवरात्रि का पीरियड था जब 35 to 40% सेल्स, ऑटो सेल्स पूरे साल का इन फेस्टिवल में होता है, तो वो एक बेनिफिट मिला है ऑटो सेल्स को। सेकेंडली, मॉनसून इस बार अच्छा रहा है तो रूरल एरियाज में सेल्स काफ़ी अच्छी रही है और एमएसपी भी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस राबी क्रॉप्स पे स्पेशली वो गवर्नमेंट ने इस बार बढ़ाई है। तो नेक्स्ट ईयर इनकम्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है फार्मर्स की। और इस बार आप रिजल्ट सीजन भी देखो, कंपनीज के रिजल्ट सीजन, तो काफ़ी सारे एफएमसीजी कंपनीज जो है, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो या डाबर हो या फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, इन सारों ने अपने एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल्स में कमेंट्री भी दी है कि रूरल एरियाज में रिवाइवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, जिसकी वजह से उनका सेल इवन दो रिड्यूस हुआ है लेकिन रूरल एरियाज ने थोड़ा सेल्स को, रेवेन्यू को स्टेबलाइज किया है इन सारी कंपनीज का। अब कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स का अगस्त में और सितंबर में जैसे हमने बात किया डी ग्रोथ था, डिक्लाइन हुआ था सेल, लेकिन अक्टूबर में बढ़ा है बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, सिर्फ 6% से ग्रो हुआ है अक्टूबर में कमर्शियल व्हीकल्स का सेल्स। अब कमर्शियल व्हीकल्स का सेल्स कम क्यों ग्रो हुआ है? वेल, इसका रीज़न है कि कमर्शियल व्हीकल्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा काम आती है। आप इंडस्ट्रीज़ में 8 इंडस्ट्रीज़ जो है वो 40% जो आउटपुट है इंडिया के इंडस्ट्रियल आउटपुट टोटल उसको कंप्राइज करता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि यहाँ पे अगर आप देखो कोल सेक्टर है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज़ जो है, इन सारे 8 कोर इंडस्ट्रीज को कंबाइन करें तो इंडिया का टोटल इंडस्ट्री आउटपुट जो है उसका ऑलमोस्ट 40% इंडस्ट्रियल आउटपुट सिर्फ ये 8 कोर इंडस्ट्रीज निकालती है। ठीक है, अब इन 8 इंडस्ट्रीज का आउटपुट अगर आप अप्रैल टू सितंबर पीरियड में देखो इस साल के, तो पिछले साल के अप्रैल टू सितंबर पीरियड के कंपैरिजन में गिरा है, राइट? अप्रैल टू सितंबर में आप देखो तो आउटपुट सिर्फ 4% से ग्रो हुआ है। इसके पहले अगर आप देखो तो 8% से ग्रो हुआ था अप्रैल टू सितंबर 2023 में, ईयर ऑन ईयर, यानी कि 22 के कंपैरिजन में। और उसके पहले आप देखो तो 7.6% से ग्रो हुआ था, मतलब 2023-24 में 2022-23 के कंपैरिजन में 7.6% ग्रो हुआ था। देन 2022-23 की साल को 2021-22 से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 7.8% बढ़ा था। तो कोर सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ, यानी कि इन 8 इंडस्ट्रीज का कंबाइंड ग्रोथ अगर हम देखें अप्रैल टू सितंबर पीरियड में, तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्ट्रांग रहा था और 7% से ऊपर ही था। लेकिन ये मोस्ट रीसेंट, यानी कि इस साल में, एंड दैट टू अप्रैल टू सितंबर पीरियड में आप देखो तो मॉडरेट होके 4.2% हो गया है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि अगर कोर सेक्टर, अगर इन 8 इंडस्ट्रीज का ग्रोथ मॉडरेट हो जाएगा तो नेचुरली कमर्शियल व्हीकल्स जो इन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा काम आती है उनका ग्रोथ भी मॉडरेट हो जाएगा। और वो हमें दिख रहा है कि कमर्शियल व्हीकल का सेल्स अक्टूबर में सिर्फ 6% से बढ़ा, हालांकि बढ़ना पॉजिटिव है, पहले तो डिक्लाइन हो रहा था। ये हो गया अप्रैल टू सितंबर की बात। लेकिन अगर अक्टूबर में भी आप देखो, हमारे पास रीसेंट डेटा है जो एनर्जी कंजम्पशन का,
अब एनर्जी कंजम्पशन भी अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज में एनर्जी में आ गया, पेट्रोलियम आ गया, डीजल आ गया या फिर पावर जनरेशन आ गया, तो ये एनर्जी कंजम्पशन अगर कम हो रहा है तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो स्लो हो रहा है, इंडस्ट्रीज डिमांड कम कर रही है एनर्जी की, और इंडस्ट्री अगर एनर्जी डिमांड कम करेगी दैट मीन्स कि इंडस्ट्री आगे जाके डिमांड देख नहीं रही है अपने प्रोडक्ट्स का, तभी वो एनर्जी कंज्यूम कम करेगी, राइट। तो नेचुरली कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स पे भी असर पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम कम करेगी तो ये इंडस्ट्रियल स्लोडाउन का एक प्रतीक है। इंडस्ट्रियल स्लोडाउन अगर होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कमर्शियल व्हीकल सेल्स में भी। अक्टूबर में पेट्रोलियम कंजम्पशन ईयर ऑन ईयर देखे तो सिर्फ 2.9% से बढ़ा है, राइट। अब पेट्रोलियम में कौन सी प्रोडक्ट्स आती है? पेट्रोलियम में आता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नाफ्था, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, फिर बाइट्यूमन, पेट्रोलियम कोक, एलडीओ, एचएसडी, ये सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आता है। तो ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन जो है वो सिर्फ 2.9% से बढ़ा है। इनफैक्ट डीजल का कंजम्पशन भी फ्लैट रहा है अक्टूबर में। पावर जनरेशन की अगर बात करें तो पावर जनरेशन भी काफ़ी कम हुआ है। पावर जनरेशन ऑल इंडिया का अगर हम देखें तो थर्मल पावर जनरेशन 6.1% से गिरा है ईयर ऑन ईयर, यानी कि अक्टूबर 2003 की कंपैरिजन से 6.1% से गिरा है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन 8.9% से बढ़ा है और हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वो 26% से बढ़ा है। अब हाइड्रो पावर जनरेशन क्यों बढ़ा है? वेल, इसका रीज़न अगेन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करो तो ये है कि इस साल मॉनसून काफ़ी अच्छी रही है। मॉनसून अच्छी होने के कारण काफ़ी सारे रिजर्वॉयर्स जो है वो उनकी कैपेसिटी फुल है। रिजर्वॉयर्स की कैपेसिटी फुल होगी तो नेचुरली उनसे जो हाइड्रो पावर जनरेट होगा वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो हाइड्रो पावर जो है वो अक्टूबर में 26% बढ़ा है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है। और टोटल अगर हम देखें, बिकॉज थर्मल पावर जनरेशन जो है वो 6.1% से गिरा है और थर्मल पावर जनरेशन का जो वेट है वो ओवरऑल इंडिया के पावर जनरेशन में काफ़ी हाई है, तो इसकी वजह से टोटल पावर जनरेशन अक्टूबर में -1.3% रहा है। तो पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन स्पेसिफिकली काफ़ी वीक रहा है, राइट। अब हम क्विकली डिस्कस करते हैं कि इन डेटा के सोर्सेज क्या है। वेल, अगर आप ऑटो सेक्टर के सोर्सेज देखो, ऑटो सेल्स के सोर्सेज, तो हमने डिस्कस किया कि फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है जो हर महीने अपने सेल्स फिगर्स रिलीज करता है। इसके अलावा अगर कोर इंडस्ट्रीज यानी कि 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडिया की जो है, कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो ग्रोथ फिगर है वो कौन रिलीज करता है? वेल, वो रिलीज करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। और इसकी लिंक भी ये फाइल में मैंने दे दी है, तो अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है, इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो आप इन लिंक्स को फॉलो करके ट्रैक कर सकते हैं इन डेटा को। सेकेंडली, पेट्रोलियम कंजम्पशन जो हो रहा है एवरी मंथ, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वेल, ये डेटा रिलीज करता है PPAC, जो कि है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। उसकी भी मैंने लिंक यहाँ पे दे दी है, राइट। तो इसको भी आप देख के ट्रैक कर सकते हो। फाइनली, पावर जनरेशन जो हमने डिस्कस किया कि इंडिया में पावर जनरेशन कितना हो रहा है, एंड उसमें भी कैटेगरी वाइज थर्मल पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन और टोटल कितना है, तो ये आपको मिलेगा नेशनल पावर पोर्टल की वेबसाइट पे। उसकी भी लिंक मैंने यहाँ पे दे दी है। MSP जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है राबी क्रॉप्स पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसका भी मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है। वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है वो इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर निकालता है, और उसकी भी लिंक मैंने आपको दे दी है इनकेस आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन रेफर करना हो तो। अब इसके बाद अगर हम GST डेटा को देखें, राइट, तो GST पोर्टल से GST डेटा डाउनलोड हो सकता है। कितना GST कलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट का, ये डेटा आपको बताएगा GST पोर्टल। GST जस्ट पोर्टल की वेबसाइट आप गूगल करेंगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ से डेटा इजीली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डेटा मैंने डाउनलोड करके रखा है, एंड ये डेटा में आप देखोगे तो सितंबर में बेसिकली ये GST कलेक्शंस है। अब GST कलेक्शंस में पहले इस डेटा को डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये है डोमेस्टिक कलेक्शन कितना हो रहा है GST से, उसका ग्रोस डोमेस्टिक रेवेन्यू, राइट। फिर इंपोर्ट जो हो रहा है उससे कितना GST कलेक्ट हो रहा है, तो उसका डेटा दिया है, एंड देन ग्रोस GST रेवेन्यू दिया है, राइट। अब ग्रोस में से अगर रिफंड्स कर रही है गवर्नमेंट GST का,
राइट। तो वो रिफंड डेटा नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और देन वो रिफंड्स को नेट एडजस्ट करके अगर आप देखें तो यहाँ पे नेट जीएसटी रेवेन्यू गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। तो नेट जीएसटी रेवेन्यू अगर आप सितंबर महीने में देखें सिर्फ 3.9% से बढ़ा है, ऑलमोस्ट 4% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। सितंबर 2024 में कंपेयर टू सितंबर 2023 सिर्फ 3.9% से बढ़ा है जीएसटी रेवेन्यू। तो ये काफ़ी लो फिगर है। अब यही अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखो, मानो अगस्त का डेटा हम देखें तो अगस्त में जीएसटी रेवेन्यू 6.5% से बढ़ा था। देन जुलाई में अगर हम देखें, स्क्रॉल डाउन करें तो नेट जीएसटी रेवेन्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 14% से बढ़ा था ऑलमोस्ट। जून में कितना बढ़ा था? जून में हम देख सकते हैं कि जून में 6.28% बढ़ा था, मई में भी 6.88% बढ़ा था, राइट। एंड अप्रैल में नेट जीएसटी रेवेन्यू जो है वो 15% से बढ़ा था। तो कुछ महीनों को छोड़ के जीएसटी रेवेन्यू पिछले कुछ महीनों में 6% से ऊपर बढ़ा है, लेकिन सितंबर में जीएसटी रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है। सितंबर में जीएसटी रेवेन्यू सिर्फ 3.9% बढ़ा है। तो जीएसटी कलेक्शंस जो है गवर्नमेंट का, इसमें भी काफ़ी स्लो डाउन दिख रहा है हमें, राइट। तो ये हो गया जीएसटी की बात। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक क्रेडिट की। अब बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कौन रिलीज करता है? वो करता है इंडिया के सेंट्रल बैंक, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है जिसको बोलते हैं सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ क्रेडिट, यानी कि कौन से सेक्टर्स में बैंक्स कितना क्रेडिट डिप्लॉय कर रही है उसका डेटा, राइट। ये अगर आप सितंबर महीने, मतलब अभी अक्टूबर 31 में आरबीआई ने एक नया डॉक्यूमेंट रिलीज किया जो कि सितंबर में बैंक क्रेडिट कितनी थी वो हमें बताती है। तो सितंबर महीने में बैंक की क्रेडिट जो है, बैंक क्रेडिट, अब बैंक क्रेडिट में क्या क्या इंक्लूड है? बैंक क्रेडिट में फूड क्रेडिट यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना क्रेडिट दे रही है वो, और नॉन फूड क्रेडिट यानी कि कॉर्पोरेट्स में, कमर्शियल्स में या कंज्यूमर्स में पर्सनल लोन्स है, व्हीकल लोन्स है, जो भी ये सारे क्रेडिट के फॉर्म्स है, उन दोनों फूड क्रेडिट और नॉन फूड क्रेडिट को मिला के बैंक क्रेडिट का डेटा हमें मिलता है, राइट। तो बैंक क्रेडिट ईयर ऑन ईयर आप ग्रोथ देखो तो सितंबर में 13% से बढ़ा है बैंक क्रेडिट। अब 13% वैसे तो हाई लगेगा, लेकिन पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि कैसे जून की कंपैरिजन में या पिछले साल की कंपैरिजन में 13% काफ़ी स्लो ग्रोथ है। सो जून में अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को कंपेयर करो तो क्रेडिट ग्रोथ था 17%, राइट। सो जून और उसके पहले क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 16 to 17% के आसपास रह रहा था, लेकिन रिसेंट कुछ महीनों में क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांगली स्लो डाउन हुआ है। अब क्रेडिट ग्रोथ क्यों स्लो डाउन हुआ है? वेल, बिकॉज इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। सबसे पहले अप्रैल टू जून पीरियड में इलेक्शन पीरियड था, तो इलेक्शन पीरियड में सारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो इलेक्शन के कार्य में लग जाती है। तो पब्लिक स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम होता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम होगा तो नेचुरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ब्रिजेस हो, रोड्स हो, हाईवेज, डैम्स, कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स और सारी जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो कम हो जाता है इलेक्शन के टाइम में। अगर वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा शॉर्ट टर्म असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा तो स्पेंडिंग पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट स्पेशली डेली वेज वर्कर्स जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट अगर थोड़े टाइम के लिए कम हो गई तो उनका स्पेंडिंग रूरल एरियाज़ में कम हो जाएगा, अर्बन एरियाज़ में कम हो जाएगा। इलेक्शन के कारण डिमांड के साथ साथ जीडीपी थोड़ी स्लो डाउन हो गई उस कुछ महीनों में, इलेक्शन के महीनों में। उसके बाद समर पीरियड में हीट वेव थे काफ़ी सारे क्षेत्र में। हीट वेव के बाद मानसून आया, मानसून में काफ़ी सारे क्षेत्रों में एक्सेस रेनफॉल और फ्लडिंग था। फ्लडिंग के कारण भी डिमांड पे असर पड़ा। फ्लडिंग के बाद सितंबर में आया पितृपक्ष का समय। पितृपक्ष में जो बड़ी स्पेंडिंग्स है, ऑटोमोबाइल्स बाई करने में जो स्पेंड करते हैं कंज्यूमर्स, या हाउसिंग पे स्पेंड करते हैं, ये बड़ी स्पेंडिंग जो है वो पितृपक्ष के टाइम, जो 15 पीरियड का समय होता है उसके टाइम अवॉइड करते हैं काफ़ी सारे कंज्यूमर्स। तो उसकी वजह से सेल्स पे असर आया था सितंबर में। इन सारे कारणों की वजह से बैंक क्रेडिट जो है वो अभी तक स्लो डाउन हो रहा था। पॉसिबिलिटी ये है कि आगे जाके, चूंकि दिवाली और नवरात्रि
पीरियड था जब स्पेंडिंग बढ़ा है कंज्यूमर्स का, और आगे जाके दिसंबर के बाद, नवंबर दिसंबर के बाद वेडिंग्स भी बढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट नवंबर दिसंबर की आप बात करो तो फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के हिसाब से सिर्फ 2 महीने में, नवंबर और दिसंबर में 48 लाख वेडिंग्स एक्सपेक्टेड है। तो वेडिंग्स के टाइम ऑटोमोबाइल्स की सेल्स भी बढ़ जाती है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की सेल्स भी बढ़ जाती है, गिफ्टिंग और वो सब में। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि वेडिंग सीजन के कारण हो सकता है इकोनॉमी में स्पेंडिंग थोड़ी बूस्ट हो जाए और बैंक क्रेडिट उसके कारण भी बूस्ट हो सकती है। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा वेदर द स्पेंडिंग इज एक्चुअली इंक्रीजिंग और नॉट, राइट। तो ये हो गई बैंक क्रेडिट की बात। अब बैंक क्रेडिट गिरा क्यों है, इसका एक और मेजर रीज़न है। वो मेजर रीज़न क्या है, जब मॉनसून में फ्लडिंग आई, उसके पहले समर में हीट वेव थी। फ्लडिंग और एक्सेस रेनफॉल के कारण क्या हुआ है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, स्पेशली कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बढ़ गया था। और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण भी हो सकता है कि कंज्यूमर्स ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी हो, इंडस्ट्रीज ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी हो। तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी फिगर भी लास्ट वीक रिलीज हुआ, और ये फिगर आप देखो, अक्टूबर में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 6.21% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, यानी कि लास्ट अक्टूबर 2003 की कंपैरिजन में 2004 में 6.21% बढ़ा है। और ये इतना क्यों बढ़ा है, पिछले महीने सितंबर 2024 में आप देखो तो 5.9% बढ़ा था, उसके पहले 3.65% बढ़ा था, और उसके पहले जुलाई में भी 3.6% बढ़ा था। तो पहले कम था, और अब पिछले स्पेशली सितंबर और अक्टूबर में ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है। इसका एक मेजर रीज़न ये है कि फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, राइट। फूड इन्फ्लेशन अक्टूबर में आप देखो तो ऑलमोस्ट 10.87%, 11% जितना फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है। इनफैक्ट सितंबर में भी फूड इन्फ्लेशन 9.24% बढ़ा था। ये फ्लडिंग के कारण, हीट वेव के कारण कुछ कुछ क्षेत्र में मॉनसून लेट आए, या कुछ कुछ क्षेत्र में एक्सेस रेनफॉल हुआ, उसके कारण काफ़ी सारे क्रॉप्स डैमेज हो गए थे, स्पेशली टमेटोज, पोटैटोज, अनियंस। तो इनके कारण फूड इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ा हुआ है, और दैट इज़ वन रीज़न कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट क्यों कम नहीं किया है। क्योंकि अगर कम करेगी आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट, तो हो सकती है डिमांड बढ़े तो डिमांड के साथ साथ प्रोडक्ट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस भी और बढ़ सकती है। तो आरबीआई ने वेट एंड वॉच किया, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कि आरबीआई ने कि वेट एंड वॉच किया, इंटरेस्ट रेट कम नहीं की यूएस फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करके। इनफैक्ट लास्ट वीक यूएस की फेडरल रिजर्व ने भी अपना इंटरेस्ट रेट जो है, फेडरल फंड्स रेट, उसका टारगेट रेंज 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट कम करके 4.5 से 4.75 के बीच में ला दिया है, राइट। तो यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना की इंटरेस्ट रेट जो है, फेडरल फंड्स रेट, उसको कम किया है। साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपना बैंक रेट जो है, जो की इंटरेस्ट रेट है, बैंक रेट जिसको बोलते हैं, वो भी उन्होंने भी 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% से कम किया है, और लाकर 4.75% कम कर दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट कम किया लास्ट वीक, यूएस फेडरल रिजर्व ने भी कम किया इंटरेस्ट रेट, लेकिन आरबीआई ने फॉलो नहीं किया है, और वो बहुत वाइज डिसीजन मेरे हिसाब से लिया है। यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है वो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, और रेड लाइन जो है वो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो सीपीआई का एक पार्ट होता है, राइट। तो सीपीआई जुलाई और अगस्त के बाद में उसका चार्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो बढ़ रहा है, और उसका की रीज़न है फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट। अदरवाइज फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करे तो कोर इन्फ्लेशन जो है, फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करके जो इन्फ्लेशन है वो 3% पे है, तो वो काफ़ी मॉडरेट है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन के कारण सीपीआई बढ़ रहा है। एंड ये एक डिबेटेबल चीज़ भी है कि क्या आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करके फूड का जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में ला सकती है। वेल, इट इज़ मोर लाइकली दैट आरबीआई उसको कंट्रोल में नहीं ला सकती, लेकिन स्टिल आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो कोर इन्फ्लेशन भी जो है, फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करके, वो भी ना बढ़े, उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। इसलिए शायद आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रही। लेकिन कुल मिला के स्टोरी ये है कि ऑटो सेल्स डेटा अक्टूबर में बढ़ा है, अक्टूबर के पहले वीक था, और नवंबर दिसंबर में देखना पड़ेगा वेडिंग के कारण ऑटो सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही है या वापस नॉर्मल ट्रेंड पे आ रही है। ऑटो सेल्स डेटा, अक्टूबर का डेटा देख के हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि ऑटो सेल्स अब रिवाइव हो रहे हैं।
उसके साथ साथ कोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखो तो वो भी काफ़ी वीक है। पेट्रोलियम कंजम्पशन आप देखो वो भी काफ़ी वीक है, 3.9% से बड़ा है। पावर जनरेशन वीक चल रहा है अक्टूबर में, राइट। थर्मल पावर जनरेशन 6% से डिक्लाइन हुआ है। उसके साथ साथ बैंक क्रेडिट भी डिक्लाइन हुई है। और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और उसका भी मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है, आप देख सकते हैं। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है। ये सारा डेटा हमें संकेत देता है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। इनफैक्ट जून क्वार्टर में आप देखो तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% से नीचे गिर गई थी। सितंबर क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ जो रिलीज होने वाली है 29 नवंबर को, वो हाईली लाइकली एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 6% से क्लोजर होगी। जीडीपी ग्रोथ काफ़ी कम होने वाली है। अब आरबीआई का प्रोजेक्शन ये है कि FY25 ये पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ इंडिया का जो है वो 7.2% रहेगा, यानी कि मार्च 2025 तक का। लेकिन कंसेंसस ये है कि जीडीपी ग्रोथ 7.2% शायद नहीं होगा, 7% के नीचे ही होगा। बहुत सारा बैंक करता है, बहुत सारा डिपेंड करता है वेडिंग सीजन पे कि वेडिंग सीजन में डिमांड रिवाइव होती है या नहीं। तो ये हो गया जीडीपी ग्रोथ। एंड फाइनली अगर हम कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को देखें तो सितंबर क्वार्टर में, Q2 FY25 में ये डेटा है कॉर्पोरेट, अभी तक जो कॉर्पोरेट्स ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं ऑलमोस्ट सब ने कर लिया है बारिंग सम। तो टोटल सेल्स ग्रोथ जो है सितंबर क्वार्टर का वो 7.97%, ऑलमोस्ट 8%, विच इज़ वेरी लो। सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखो तो सिर्फ 2% प्रॉफिट ग्रोथ है, राइट। सो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम आया है, सेल्स ग्रोथ कम है। इसका रीज़न अगेन अगर आप लिंक बैक करो तो बैंक क्रेडिट लो है, सीपीआई इन्फ्लेशन हाई है, तो कंज्यूमर्स स्पेंड नहीं कर रहे काफ़ी, इसकी वजह से कॉर्पोरेट्स का रेवेन्यू ग्रोथ कम है। मतलब हम जान सकते हैं कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो लो हो रही है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉर्पोरेट्स के रेवेन्यूज़ पे आ रहा है। पैट ग्रोथ लो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ कंपनीज का, और इसका रीज़न भी हाई इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन होगा तो कंपनीज के रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल्स कॉस्ट बढ़ेंगे तो कंपनीज के मार्जिन्स जो है, प्रॉफिट मार्जिन्स, वो स्क्वीज हो जाएंगे, और वो हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ कितना लो है। तो ये सिचुएशन है अभी इंडिया के इकोनॉमी की। इस हफ्ते के लिए इतना ही। आई होप ये हेल्पफुल रहा है आपको। अगर कुछ और जानकारी चाहिए मैक्रो डेटा के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप बताइए कमेंट्स में। और कुछ क्वेश्चंस हैं मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के रिलेटेड, क्या सोर्सेज के रिलेटेड, कैसे उनको ट्रैक कर सकते हैं, ये सारे फ्री सोर्सेज है, आपको कुछ पे नहीं करना है। ये गवर्नमेंट के डेटा है, ऑफिशियल डेटा, और ये फ्री में अवेलेबल है। कुछ वेबसाइट्स पे आपको सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप इन डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस है आपको इन डेटा के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। हैव अ ग्रेट वीक।